Hello dear student, welcome to Concept Point. Today I am going to discuss question paper which were asked in the 2024 board exam. Question paper code 30/2/1 देखा जाए क्या दिया गया था 26 के A में एक्चुअली क्या लिखा गया है, इफ द सम ऑफ एम टर्म ऑफ एन एपी सेम एज द सम ऑफ इट्स एन टर्म, मतलब किसी एपी का एम टर्म का सम, मतलब सम ऑफ एम टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, देन सो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एम इंटू एनथ टर्म, मतलब कि सम एम प्लस एन, एक्चुअली में सम ऑफ एम प्लस एनथ टर्म दैट इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है आपको। तो एक्चुअली में इस एपी का ना फर्स्ट टर्म मालूम है ना कॉमन डिफरेंस मालूम है, सो आप लिखोगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference and d be the common difference of the given AP, difference be the common difference of given AP, मतलब कि हमने सपोज कर लिया कि इस AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। सो एस एम मतलब एक्चुअली में एस एन सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लिखा जाता है एन बाई टू इंटू लिखे जाते हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। सो बाई यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन से दैट सम ऑफ एस एम क्या लिखोगे आप, लिखा जा सकते हैं एम बाई टू इंटू 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं एस एन, मतलब लिख सकते हो आप यहाँ से एन बाई टू इंटू 2a प्लस यहाँ से लिख सकते हो एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो आप देखो एम बाई टू दोनों टर्म्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तब आप क्या करो एम इंटू यहाँ से रिमेनिंग टर्म बचेंगे 2a और यहाँ से आप लिख सकते हो एम डी माइनस डी इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं एन इंटू 2a प्लस एन डी माइनस डी। चलो अब आप यहाँ से क्या करोगे कि m से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब लिख सकते हो आप 2am प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 2an प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी लिखे जा सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो यहाँ से देखो 2am यहाँ भी है 2am यहाँ भी है, तब आप क्या करो एक साथ ही से कर लो, तो 2am माइनस 2am माइनस 2an इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं। चलो आप इधर भेज दो, डी वाला को एक तरफ कर दो तो एम डी माइनस एन डी, देखो ये वाला टर्म इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद इधर आप लेके चले जाओ इसे, तब आप लिख सकते हो एन स्क्वायर डी माइनस एम स्क्वायर डी लिखे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद देखा जाए तो यहाँ से एक वर्क किया जाए कि आप क्या करो कि 2a कॉमन ले लिया जाए, तो 2a जब कॉमन ले तो आप बच जाएंगे m माइनस एन इजकल टू। अब इसके बाद देखा जाए तो यहाँ से d कॉमन ले लिया जाए, d कॉमन लोगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका m माइनस एन, ये a वाला टर्म भी बचेगा m माइनस एन और यहाँ से आप माइनस 1 कॉमन लो तो यानी कि m स्क्वायर माइनस लिखे जा सकते हैं आपका n स्क्वायर, क्यों क्योंकि जब माइनस साइन कॉमन आता है तो साइन चेंज कर जाता है, मतलब m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिखे जा सकते हैं। इसके बाद देखा जाए, इसके बाद की कहानी देखा जाए तब आप लिख सकते हैं यहाँ से 2a इंटू एम माइनस एन इजकल टू डी इंटू, चलिए आप यहाँ से देखो आप m माइनस एन एज इट इज माइनस यहाँ से लिख सकते हो आप m प्लस एन इंटू एम माइनस एन लिखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 2a इंटू एम माइनस एन इजकल टू डी इंटू एम माइनस एन इंटू 1 माइनस m प्लस n लिखे जा सकते हैं। मतलब m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल आउट हो गया, तब आपके पास रेमनिंग टर्म बच गया 2a इजकल टू डी इंटू 1 माइनस m प्लस n। चलिए एक्चुअली में यहाँ से एक काम वर्क करो, आप माइनस 1 कॉमन ले लो तो 2a इजकल टू लिखे जा सकते हैं माइनस डी इंटू लिखे जा सकते हैं m प्लस एन को प्लस कर लो आप अब माइनस 1। चलिए तो एक्चुअली में इस तरह से आ गया। अब इसके बाद देखा जाए तब आपसे क्या पूछा गया था, सम ऑफ m प्लस nth टर्म, सम ऑफ m प्लस nth टर्म, ठीक है। तब आप कैलकुलेट कर लो यहाँ से एस ऑफ m प्लस एन दैट इज इक्वल टू m प्लस एन बाई 2 इंटू लिखोगे आप 2a प्लस m माइनस एन, यानी कि यहाँ से लिखे जा सकते हैं 2a प्लस
एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखे जा सकते हैं। चलो एक्चुअली में यहाँ से जो लिखा गया है एम प्लस एन बाई टू इंटू टू ए का वैल्यू देख रहे हो आप, ये लिखा गया टू ए का वैल्यू, तो एक जगह लिख सकते हो माइनस डी इंटू लिखे जा सकते हैं एम प्लस एन माइनस वन प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और देखो तो दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब ओवरऑल आ गया एम प्लस एन बाई टू इंटू जीरो। ओवरऑल कहा जा सकता है कि हेंस वी कैन से दैट द सम ऑफ एम प्लस nth टर्म ऑफ एन एपी ऑफ दिस एपी इज जीरो। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27। क्या दिया गया था कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करना था कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। सो एक से कैसे किया जाएगा, तो ये तो रटा रटाया क्वेश्चन हैं, तो सपोज करना पड़ेगा लेट रूट 5 बी आ रेशनल नंबर। आप सपोज कर लो कि रूट 5 जो लिखा गया दैट इज ए रेशनल नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और जब ये रेशनल नंबर है तो इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर पी एंड क्यू हैज कॉमन फैक्टर 1। कॉमन फैक्टर कितना होगा 1। इसके बाद देखा जाए ये पॉइंट टू बी नोटेड, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद देखिए तब आपको क्या प्रूव करना था, इसका मतलब लिखा जा सकता है कि हेंस वी कैन से दैट रूट 5 इजकल टू लिखे जा सकते हैं पी बाई क्यू। तब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इजकल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से 5, मतलब पी स्क्वायर इजकल टू लिखे जा सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर, मतलब यहाँ से यह कहा जा सकता है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 विच मीन्स दैट पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, मतलब पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। चलिए अब हम लोग ये सपोज किया था कि पी और क्यू दोनों डिविजिबल है 1 से, लेकिन यहाँ पे देखो तो पी जो है वो 5 से डिविजिबल हो चुका है, मतलब पी का बिकेट डाउन हो गया। अब क्यू के बारे में सोचो आप कि क्यू भी किसी नंबर से अगर डिविजिबल हो जाता है अदर देन 1 तो आवर सपोजिशन विल बी रॉन्ग। सो लेट पी को आप मान लो 5m के इक्वल, तो चलो आप यहाँ रख दो, इस रिलेशन में जब आप रखोगे तो लिखे जा सकते हैं 5m का होल स्क्वायर इक्वल लिखे जा सकते हैं 5q स्क्वायर, मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप 25m स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, मतलब q स्क्वायर का फिर लिखा जा सकता है 5m स्क्वायर के इक्वल, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि लिखा जा सकता है कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, is divisible by 5। अब पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब पी भी 5 से डिविजिबल होगा, क्यू भी एक्चुअली में क्यू स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है मतलब क्यू भी डिविजिबल होगा 5 से, इसलिए कहा सकता है कि क्यू इज डिविजिबल बाई 5, मतलब पी और क्यू दोनों एक ऐसा नंबर आया जो कि 1 से नहीं डिविजिबल लेकिन दोनों 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि हमारा सपोजिशन रॉन्ग होगा और पी यानी कि रूट 5 एक रेशनल नंबर होगा। सो वी कैन से दैट पी एंड क्यू आर डिविजिबल बाई 5 which contradicts our fact, which contradicts our fact that P and Q are divisible by 1, यानी कि बल्कि यहाँ पे 5 से डिविजल आ रहा है, इसलिए हमारा सपोजिशन रॉन्ग है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, so we can say that our supposition is wrong, ठीक है ना। hence root 5 is a rational number। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखिए क्या बोला गया है 28 के ए में, देखिए क्या दिया गया था
दिया गया है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू इज द टेंजेंट टू द सर्किल एट ओ, मतलब एक पी क्यू जो है वो एक टेंजेंट टू द सर्किल एट सेंटर ओ, बी ए क्यू वाला 30 डिग्री, आप देखो ये एंगल दिया गया 30 डिग्री दिया गया है, तो सो दैट बी पी इजकल टू बी क्यू, मतलब ये बी पी इजकल टू जो होगा वो बी क्यू के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाए, कंस्ट्रक्शन किया जाए। सबसे पहली बात आप क्या करो कि ओ से क्यू को ज्वाइन कर दो, ओ से हमने क्या किया, क्यू को ज्वाइन कर लिया, तो यानी कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहली बात क्या किया कि कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि ओ क्यू इज ज्वाइंड, ओ क्यू इज ज्वाइंड, हमने क्या किया कि ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया। चलिए, अब ओ क्यू को जब ज्वाइन कर दिया है, इसका मतलब कहा जा सकता है कि चलो आप एक काम करो कि यहाँ पे एंगल लिख दो 1, ये 2 है, सपोज कर लो कि यहाँ 3 है। चलिए अब देखिए कि किसी भी तरह से अगर एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल आ जाएंगे तो कहा जा सकता है कि थर्ड एंगल जो होगा, सॉरी, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होगा, दो साइड भी इक्वल होगा, तो इस कंसेप्ट का हम लोग को यहाँ पर यूज कर लेना है। ठीक है, चलिए तो कैसे किया जा सकता है, तो देखो एक्चुअली में कहा जा सकता है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, सो वी कैन से दैट एंगल 1 + 2 इक्वल टू 90 डिग्री। एक्चुअली में ऐसा होता है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, डायमीटर के एंड पॉइंट से, डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है तो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इन द सेम वे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है और यहाँ से ये और यहाँ से ये आया, तो यानी कि एंगल 1 + एंगल 2 का सम 90 डिग्री लिखा जा सकता है, बिकॉज ऑफ एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सो वी कैन से दैट प्रूफ में देखा जाए कि एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल इन ए सेमी सर्किल, एंगल इन ए सेमी सर्किल, एंगल इन अ सेमी सर्किल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, इसीलिए। ठीक है, इसके बाद देखा जाए, उसके बाद देखो आप, तो इन ट्रायंगल ए क्यू बी आ जाओ, इन ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, देखो ये 90 डिग्री है, ये आपका हो गया 60 डिग्री, यानी कि कहा जा सकता है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ए क्यू बी जो आप एंगल देख रहे हैं, ये एंगल जो देख रहे हैं 60 डिग्री है। इसके बाद देखा जाए, अब आप देखो तो हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वी कैन से दैट एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 2 + 3 भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल 2 + 3 कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। रीजन क्या होगा, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टेंजेंट, रीजन में आप लिखोगे टेंजेंट एंड रेडियस, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसी कारण से। चलिए इसके बाद देखा जाए, तो यानी कि कहा जा सकता है कि एंगल 2 + एंगल 3 हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। नाउ इन ट्रायंगल आप देखो, इस ट्रायंगल में आप देख लो ए ओ क्यू, इन ट्रायंगल ए ओ क्यू। अब ए ओ की ट्रायंगल में अगर बात किया जाएगा तो अगर दो साइड इक्वल तो दो एंगल भी इक्वल होता है, यानी कि कहा जा सकता है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू, इस विच मीन्स दैट कि एंगल 1 का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन देखो, ये और ये इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होगा, दोनों कितना हो गया 30 डिग्री, यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है कि एंगल 2 का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब यह कह सकता है कि एंगल 3 भी जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों ऐसा, इसलिए कि देखो एक्चुअली में एंगल 1 आ गया 30 डिग्री, लेकिन एंगल 1 + 2 का सम कितना होता है 90 डिग्री, तो कहा जा सकता है कि एंगल 2 जो होगा दैट विल इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल 1 + 2 का सम होना चाहिए 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, और तो यानी कि एंगल 1 जो है वो होगा आपका 30 डिग्री, तो यानी कि कहा जा सकता है कि एंगल 2 60 डिग्री है, तो एंगल 3 जो होगा दैट विल इक्वल टू अगेन 30 डिग्री हो गया, यानी कि एंगल 3 जो होगा वो आपका 30 डिग्री हो गया। चलिए, यानी कि यहाँ से इस फिगर से यह समझ में आया हम लोगों को कि एक्चुअली में बात किया जाए तो ये वाला जो आप देख रहे हो वो 30 डिग्री है
और ये जो दो जो देख रहे हो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये 3 जो देख रहे हो दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। और ये दो देख रहे हो बाहर में जो ये वाला एंगल देख रहे हैं ये 60 डिग्री यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल जो आप देख रहे हैं 60 डिग्री होगा, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। चलो एक्चुअली में तो एक ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल आप देख लो क्यूबीपी, इन ट्रायंगल क्यूबीपी कहा जा सकता है कि एक्चुअली में 3+4 एंगल 3+4 का जो सम होगा दैट विल इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है ना। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सो यानी कि यहां से लिखा जा सकता है कि 3 तो मालूम है 30 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब एंगल 4 का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब कहा जा सकता है इन ट्रायंगल, यानी कि इस ट्रायंगल की अगर बात किया जाएगा इन ट्रायंगल BQP, यह कहा जा सकता है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 30 डिग्री। और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होता है तो दो साइड भी इक्वल होता है। मतलब कहा जा सकता है कि BP इज इक्वल टू कहे जा सकते हैं BQ, BP इज इक्वल टू BQ। रीजन इन ए ट्रायंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन in a triangle if two angles are equal then two sides are also equal, so we can say that BP is equal to BQ, hence proved। उसके बाद देखा जाए 28 का B देखा जाए, ठीक है। मतलब कि और में 28 का B कहने का मतलब कि ये क्वेश्चन जो थे और में थे, मतलब कि 28 का A अटेम्प्ट करो या तो 28 का B अटेम्प्ट करो आप। देखिए क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर ABCD एंड DA आर द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O। मतलब कि A आप देख सकते हो कि AB BC CD और AD जो है वो टेंजेंट टू द सर्कल है। इसके बाद में क्या बोला गया था, विद सेंटर O फॉर्मिंग क्वाड्रिलेटरल ABCD सो दैट एंगल AOB, मतलब एंगल AOB, मतलब ये देखो आप एंगल AOB प्लस एंगल COD का सम 180 डिग्री होगा, ये प्रूव करना था। चलिए तो कैसे प्रूव होगा, उसके लिए क्या करना होगा, आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मतलब कि आप क्या करो कंस्ट्रक्शन में क्या किया जाए कि O से आप क्या करो कि यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, यहां से इसके ऊपर, यहां से यहां पर और यहां से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया जाए। चलिए अब इसका मतलब यह हो गया कि देखो एक्चुअली में तो यहां पर नाम लिख दो 1 एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 2 3 4 इस तरह से नाम लिख दिया जाए, ठीक है। एंगल 1 हो गया, एंगल 2 यहां लिख दो आप, एंगल 3, एंगल 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8। देयर विल बी 8 एंगल हियर, ठीक है। तो 8 एंगल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। उसके बाद देखा जाए चलिए ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 2। चलिए अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया था एक्चुअली में। इसके बाद देखा जाए तो अब आप देखो तो एक्चुअली में ये O है, यहाँ पर नाम लिख दिया जाए PQRS। चलो अब देखो तो ये ट्रायंगल अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। मतलब अगर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट होते हैं तो ये दोनों का लेंथ इक्वल होता है। साथ साथ ये भी जानते हैं कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर पर टेंजेंट जो होता है वो इक्वली इंक्लाइंड होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है ना। लिखा जा सकता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन टेंजेंट्स from point A are equally inclined to the line segment joining the center of the circle। यानी कि लिखा जा सकता है रीजन tangents from point A, tangents from point A। इसके बाद देखा जाए टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A, सिमिलरली यह कहा जा सकता है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट B। सिमिलरली कहा जा सकता है कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, रीजन टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट C। इसके बाद कहा जा सकता है कि एंगल आपका 7 इक्वल टू एंगल 8 टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट D आर इक्वल। मतलब
यहाँ से ये कहा जा सकता है कि टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट, इसलिए दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसके बाद देखा जाए, इसके बाद मतलब कि ये और ये एंगल इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 5 6 के इक्वल है, 6 7 और 8 के इक्वल है, ठीक है। यानी कि अब आप क्या करोगे कि सारे एंगल को ऐड कर लो। तो जब आप ऐड करोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 का सम होगा 360 डिग्री। रीजन, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट विल बी 360 डिग्री टू कंप्लीट एंगल, क्योंकि कंप्लीट एंगल बनेगा इसी कारण। चलिए अब हम लोग क्या करना है कि ए ओ बी लाना है, 2 और 3 के टर्म लेके चले जाना है। तो एंगल 1 को आप 1 रहने दो, एंगल 1 के जगह पर एंगल 1 जो 2 के इक्वल है, यानी कि आप लिख सकते हो 2 प्लस 2, 2 को 2, 3 को आप 3 रहने दो, 4 जो है किसके इक्वल है, 4 जो है वो 3 के इक्वल है, इसलिए आप लिखते हैं यहाँ पे 3 5 जो एंगल है वो 5 की नीड नहीं है बल्कि 6 को, 5 के जगह पर 6 लिख सकते हो। देखो 5 जो है किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, इसलिए 6 लिख दिया जाए, 6 को 6 रहने दिया जाए। 7 की नीड है, इसलिए 6 7, यानी कि 7 को 7 रहने दिया जाए। और 8 एंगल 8 जो देख रहे हैं वो 7 के इक्वल है, यानी कि 7 इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब यहां से कहा जा सकता है कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस लिखे जा सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल C, 2 टाइम्स ऑफ एंगल C प्लस एंगल 7 दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू AOB इज इक्वल टू AOB प्लस 6 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू एंगल COD दैट इज इक्वल टू COD लिखे जा सकते हैं। इस प्लस एंगल हो गया आपका COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही तो हम लोग को प्रूव करना था। देखा जाए उसके बाद 29 नंबर क्या दिया गया था, प्रूव दैट 1 प्लस सेक माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू लाना था 1 माइनस साइन बाई कॉस लाना था, ठीक है। तो कैसे आएगा, तो यहाँ देखो LHS, एक्चुअली में बात किया जाए LHS में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई लिखे गए थे 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा गया था। सो कैसे आंसर तक जाया जाए, तो देखिए तो 1 एक्चुअली में एक रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री का कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 लिखा जा सकता है। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन से, इस 1 के जगह पर आप वही फार्मूला यूज कर लो। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस आप लिख दो सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आप रहने दो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलिए इसके बाद देखो आप, इसके बाद तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर ब्रेक कर दो आप, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू यहाँ से लिखे जा सकते हैं आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस यहाँ से लिखा जा सकता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा प्लस रहने दो आप यहाँ से टेन थीटा रहने दो। इसके बाद देखा जाए, चलिए इसके बाद यहाँ से क्या कर सकते हो आप कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ भी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ भी है, इसलिए आप क्या करो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लो आप। तो कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, यहाँ से लिखा जा सकता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा प्लस लिखे जा सकते हैं टेन थीटा। मतलब ओवरऑल देखो तो दोनों का डिनोमिनेटर एक ही टर्म है, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो गए। यानी कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचा सेक माइनस टेन, यानी कि आप लिख सकते हो सेक को 1 बाई कॉस और टेन को आप लिख सकते हो साइन बाई
कॉस लिखा जा सकता है, मतलब कॉस एलसीएम लेने पर 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब this is equal to the RHS. So we can say that, we can say here from here that LHS का term LHS जो है that is equal to RHS, hence we have proved our result. इसके बाद देखा जाए 29th नंबर, 29th के बाद 30 देखा जाए, चलिए 29 हमने डिस्कस किया अभी है ना, तो 30 नंबर देखा जाए क्या दिया गया था। इन ए टेस्ट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 आर गिवन बिलो, मतलब एक टेस्ट हुआ था जिसमें है ना 50 मार्क्स का एक टेस्ट था, 100 स्टूडेंट्स थे अपीयर के थे उस एग्जाम में और 50 मार्क्स का टेस्ट था। आर गिवन बिलो मार्क्स ऑब्टेन्ड 0 से 10 के बीच में 12 स्टूडेंट थे जिनके 0 से 10 के बीच में नंबर आया है ना, 10 से 20 के बीच में से 23 स्टूडेंट्स पाए गए, 20 से 30 के बीच में से 34 स्टूडेंट्स पाए गए, 30 से 40 के बीच नंबर लाने में 25 स्टूडेंट्स थे और 40 से 50 स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ 60 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, मीन मार्क्स निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा। तो देखो मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो हॉरिजॉन्टल लिखा गया उससे आप पहले वर्टिकल लिख लो। ठीक है, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड या तो क्लास इंटरवल इसी को बोला जाता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है ना, ये लिखा गया था आपका, लिखा गया 0 to 10, इसके बाद क्या लिखा गया था आपका 10 to 20, फिर क्या लिखा गया था 20 to 30, फिर क्या दिया गया था 30 to 40 और लिखा गया था आपका 50 to 60। अब इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखा जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, एक्चुअली में इसे आप लिख दो A5 से। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या दिया गया था 12, 23, 34, 25 और 6 लिखे हुए थे। ठीक है, चलो अब क्या करोगे, पहले क्लास मार्क निकाला जाता है जिसे हम लोग नोट करते हैं XI से। क्लास मार्क मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यानी कि 0 + 10 बाई 2, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो आप 5, और यहाँ से जब आप दोनों को डिवाइड करो दैट विल इक्वल टू 15। उसके बाद आप क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो लिखे जा सकते हैं यहाँ से 25, 35 और यहाँ से लिख सकते हो आप 45। चलिए अब इसके बाद क्या करोगे कि सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो, इसे लिखा जाता है सिग्मा A5। तो सिग्मा A5 का वैल्यू आएगा 100, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स थी इसीलिए। ठीक है, आप ऐड भी करोगे तभी 100 ही आने वाला है। देखो 25 हो गया, 40 और यहाँ से देखो 75, दोनों के ऐड होने के बाद 25 हो गया, यानी कि 100 हो गया। सिग्मा A5 का वैल्यू कितना आ गया 100, ऐसे भी 100 स्टूडेंट्स हैं तो सिग्मा A5 का वैल्यू 100 ही होने वाला है। उसके बाद देखा जाए तो हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी पड़ता है आपका। ठीक है, चलिए तब आप क्या करोगे कि एक वर्क किया जाए कि बीच वाला डाटा को A बोल दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बीच में कौन सा डाटा आ रहा है उसे आप A बोल दोगे। ठीक है, तो आप सपोज कर लो कि दिस वैल्यू इज A हेयर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से डेविएशन मतलब DI इसको लिखा जाता है XI माइनस A के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए तो अब आप देखो तो 5 - 25 दैट इज इक्वल टू -20, यहाँ से लिखे जा सकते हैं -10 0, और यहाँ से आप लिख सकते हो, लिखा जा सकता है 25 माइनस प्लस 10, एक्चुअली में यहाँ पे क्या लिखाएगा +10, तो यहाँ पे लिख दो 10 और 45 मतलब 20 लिखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप क्या करोगे कि FI इंटू DI निकाल लो, FI इंटू DI। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तो FI इंटू DI का वैल्यू कैलकुलेट किया जाए, FI इंटू DI चलिए FI इंटू DI, तो FI इंटू DI मतलब 12 इंटू -20, 12 इंटू -20 विच इज इक्वल टू -240। फिर यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो -230 और यहाँ से आप क्या गया 0 और यहाँ से लिख सकते हो आप 250 और यहाँ से लिख सकते हो आप 120। चलिए अब इसके बाद आप क्या करोगे कि ऐड किया जाए, तो -470 और यहाँ से जब आप ऐड करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 370, यानी कि इसका वैल्यू आ गया आपका -100। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि सिग्मा FI इंटू DI का वैल्यू आ गया -100। चलिए अब इसके बाद है ना, तो इसके बाद मीन निकालने का स्टेप है ना,
मीन मेथड से लिखा जाता है एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा ए फाई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा ए फाई लिखा जाता है। और ए का वैल्यू हमने क्या सपोज किया था 25 प्लस सिग्मा ए फाई इंटू डी आई का वैल्यू आ गया आपका -100 डिवाइडेड बाई 100, मतलब इसका वैल्यू लिख सकते हो आप 25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 24, यानी कि मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स आर 24 मार्क्स ओनली। इसके बाद देखा जाए 31 क्या दिया गया था। अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहा है वो सेक्शन सी का क्वेश्चन है, और सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो 3 मार्क्स का होता है। इंटरनल चॉइसेस होते हैं, मतलब और में होता है इसमें कि ये नहीं अटेम्प्ट करो वो अटेम्प्ट करो, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद देखा जाए 31 नंबर में क्या बोला गया, इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 5 लेस देन एट द 10th प्लेस। मतलब इन ए 2 डिजिट नंबर, सपोज कर लो कि कोई 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर आप सपोज कर लो 23, तो 23 में हम लोग जानते हैं कि 3 इज एट यूनिट्स प्लेस एंड 2 इज एट 10th प्लेस, ठीक है। तो कुछ इस तरह के डिस्कशन के बारे में बात किया जा रहा है। इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 5 लेस देन द डिजिट एट द 10th प्लेस, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 36। मतलब आप अगर मैं बात करूं तो देखो इन 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, मतलब डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 5 लेस देन द डिजिट एट द 10th प्लेस। मतलब लेट 10th डिजिट बी एक्स, 10th डिजिट को आप क्या सपोज कर लो एक्स। अब इसके बारे में क्या किया गया, तो यूनिट्स डिजिट वो क्या लिखे जा सकते हैं यहां से, in a 2 digit number the digit at the units place is 5 less than, मतलब कि जितना 10th डिजिट है उससे 5 कम है, जितना यूनिट डिजिट जो होगा वो 10th डिजिट से 5 कम होगा, इसलिए x - 5 लिखोगे आप। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो आप, मतलब x इंटू x - 5 को मल्टीप्लाई करने पर 36 आता है। चलिए अब इसके बाद यहां से आप एक काम करो, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 36। चलिए यहां से लिखा जा सकता है कि x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इक्वल टू 0, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे किया जाता है, पहले फैक्टराइज किया जाता है। मतलब आप लिख दो यहां से x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 36 इक्वल टू 0, मतलब x इंटू एक्स माइनस 9 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू आ गया 9 और वी कैन से द वैल्यू ऑफ x विल बी -4। -4 नहीं हुआ क्योंकि नेगेटिव डिजिट के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, इसीलिए यानी कि x का वैल्यू हो गया 9, यानी कि x का वैल्यू हो गया 9। कहने का मतलब क्या हो गया कि द डिजिट इन है ना, तो क्या कर रहा था यूनिट डिजिट, मतलब कि यहां से कहा जा सकता है हेंस 10th डिजिट इज 9 एंड यूनिट डिजिट इज क्या हो गया, यूनिट डिजिट दैट विल बी इक्वल टू 9 माइनस 5, मतलब कितना आ गया 4 आ गया। यानी कि नंबर क्या पूछा गया था, नंबर। तो नंबर जब भी लिखा जाता है तो यूनिट डिजिट लास्ट में होता है, मतलब कि 94, हेंस द नंबर विल बी 94, ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट होना चाहिए 4, इसलिए हमने यूनिट डिजिट पे 4 रख दिया। तो अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग सेक्शन डी डिस्कस किया जाएगा, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सेक्शन ई जो कि है ना सारे के सारे क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होते हैं और किस बेस्ड स्टडी होता है।